आज हम क्विज़ के फॉर्मेट में हमने इस हफ्ते जो भी पढ़ा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र वह है जहां जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। चलिए ठीक है। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय लोकतंत्र में से मैंने बताया कि सरकार या कार्यपालिका जो बनती है वो विधायिका के अंदर से बनती है, तो उसकी जिम्मेदारी लोकसभा यानी विधायिका के प्रति होती है। ठीक है। तो ये भी ठीक है कि सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। डायरेक्ट अगर उत्तरदायित्व की बात करें तो सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। ये भी ठीक है भाई, निर्वाचकों ने विधायिका के सदस्यों को चुना है, किस लिए चुना है कि ये विचार करें, कार्य करें, जो भी करना होगा हमारी तरफ से करें। ठीक है। और जन सहभागिता क्या कि लोकतंत्र भी है, ठीक है, और कि जनता की बातें सुनी जा रही हैं। और संभ्रांत वर्ग ये कि वो अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, तो प्रतिनिधि भेजने का मतलब ये है कि जो अपने से सामान्यतः ही माना जाता है कि अपने में से जो बेहतर रिप्रेजेंट कर सके थोड़ा उसी व्यक्ति को चुना जाता है। हाँ, वो पूरे समूह की आवाज़ को जो जाहिर कर सके संसद में उसी व्यक्ति को चुना जाता है। तो एक संतुलन भी है। नंबर 2 सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है? राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हमने क्या देखा था कि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होती। विधायिका का चुनाव जनता करती है और जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता ही करती है। ठीक है। यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता, गलत है, अलग होते हैं। राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि मंत्रिपरिषद जो है, सामान्यतः ये संसदीय प्रक्रिया में पाया जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये संसदीय व्यवस्था की प्रणाली की विशेषता है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। ये भी गलत है। जो फिक्स है वही रहेगी। हाँ, अनलेस और मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, महाभियोग आ जाए, पर सामान्यतः विधानमंडल पर निर्भर नहीं करती है। ये भी संसदीय शासन की व्यवस्था है। ठीक है। भारतीय परिसंघ की विशेषता नहीं है क्या? ठीक है। प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती हैं। चलिए ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को निर्वचन करने की शक्ति है। हाँ, एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है। वो क्या करती है कि संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार राज्यों के बीच में विभिन्न संस्थाओं के बीच में कौन सी शक्तियों का पालन कौन करेगा वो डिसाइड करती है। ये भी ठीक है। राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ है? जी नहीं, अधीनस्थ नहीं है, बल्कि लगभग समवॉट समांतर चलती है और उसकी अपनी शक्तियाँ, स्वायत्त संस्था है। सरकार के हर स्तर के राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। हाँ, मोर और लेस ये बताया गया है कि केंद्र सरकार को किन विषयों पे कर लगाने या प्राप्त करने का अधिकार होगा और किन विषयों पे राज्य सरकार को। ठीक है। अब अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है। मैंने क्या कहा था? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। हाँ, जो कि वहाँ पे नहीं होता। कहाँ पे? संसदात्मक व्यवस्था में। वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। तो यही नियंत्रण और संतुलन है कि जहाँ पे लगे कि विधायिका के कोई जो है चीज़ें अपनी शक्ति के बाहर कर रही है और उसको नहीं सही लग रहा है तो वो उसकी वीटो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीटो कर देगा मतलब वो चीज़ कानून नहीं बन पाएगी, वो भी जो भी विधेयक होगा। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति समानता कहाँ देखी जाती है? देखिए, हमने पढ़ा नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है, पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, ये पॉलिटिकल कल्चर एक चीज़ होती है कि ये देखा जाता है कि समाज में लोग राजनीति के प्रति कितने जागरूक हैं। ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का कितना विकास हुआ है। तो सामान्यतः क्या होता है कि मान लीजिए कहीं कोई विकसित समाज है तो ये माना जाता है कि वो तमाम प्रक्रियाओं से बन के आगे बढ़ा है और संस्कृति का, राजनीतिक संस्कृति का वहाँ विकास हुआ है। जनता जागरूक है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किस
प्रतिनिधि में हमारे हित ज़्यादा निहित हैं, तो उनको समानता पता होता है। राजतंत्री समाज में क्लियरली ये नहीं कह सकते कि संस्कृति का विकास नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि डिक्टेटरशिप या मोनार्की चलती है तो उससे क्या होगा कि आपके पास बहुत निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी जनता के तौर पे, प्रजा के तौर पे, पर आप अज्ञान भी होगे, अज्ञानता भी होगी, इसी कोई गारंटी नहीं है राजतंत्री समाज में। ठीक है, तो बहुदलीय पद्धति वाले समाज में भी यही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुदल हैं, सामान्यतः ऐसा होता है कि बहुदलीय जो है थोड़ा अविकसित या अल्प विकसित समाज की पहचान होती है, क्योंकि सामान्यतः विकास होते होते 2 दलों में पार्टी बच जाती हैं, हाँ, द्विदलीय व्यवस्था हो जाती है, बट फिर भी ये भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक विकासशील या अल्प विकसित समाजों में ऐसा कहा जाता है कि अभी जो है इतना जनता जो है जागरूक नहीं हुई है। तो ये फिर मैं देखता हूँ यहाँ एक्सप्लेनेशन, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उस राजनीतिक व्यवस्था से है जहाँ नागरिकों को सरकार व शासन व्यवस्था के बारे में केवल सीमित जागरूकता होती है। ठीक है, संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सीमित शासन का एक रूप है। लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन का मतलब ये होता है कि सरकार पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। तो हाँ भाई, संवैधानिक शासन में क्या होता है, संविधान ही सीमा के रूप में काम करता है, तो सीमित शासन का एक रूप है। मतलब कि सरकार जो है डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है कि सरकार के मन में जो चाहे वो करे। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे कानून हैं जो सरकार के बहकने पे सीमा लगाते हैं। ऐसा शासन है जहाँ संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। बिल्कुल ठीक है, संविधान डिसाइड करता है कि आपकी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी किस आधार पे है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। ऐसा शासन जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है, जी नहीं, ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा है, पर ऐसा अपने यहाँ राष्ट्रपति है, तो ऐसे कोई नहीं। ऐसा शासन जहाँ सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये भी नहीं ठीक है। सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये डिपेंड करता है क्या संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है वहाँ पे। अगर नहीं की है तो क्या करोगे आप? तो फिर आंसर इसका 1 और 2। अगला देखते हैं, सरकार के अंगों में शामिल है, हमने क्या क्या पढ़ा है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता ही डिसाइड करेगी कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे कामकाज करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, दोनों सही हैं। अगला, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। औपचारिक रूप मतलब समझते हैं ना, औपचारिक शब्द का अर्थ कि मतलब कहने के लिए, ऑन पेपर। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये क्या था, हेड ऑफ स्टेट, सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है। असली शक्ति किसके पास होती है भारत में या भारतीय राज्य व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में? प्रधानमंत्री के हाथ में। औपचारिक रूप से प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्री, ये भी ठीक है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा किया? जी नहीं, मंत्रिपरिषद जो बनती है उसकी वो जो है विधायिका में से बनती है, और इसकी जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री अपना एक रिकमेंडेशन देगा और उसी का पालन करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। तो स्वेच्छा जैसी चीज़ नहीं है। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती? जी नहीं, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें क्या गलत कौन कौन से हैं? 3 और 4, ये दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है? क्षैतिज का मतलब समझते हैं? हॉरिजॉन्टल, ये लगभग एक लेवल पे है, ये क्षैतिज बंटवारा हुआ, और ये ऊर्ध्वाधर हुआ, ऊपर नीचे। तो क्षैतिज यहाँ कौन सा? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये क्षैतिज है, ये ऊपर से नीचे है। ठीक है, कौन सा? केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। तो हमारा आंसर क्या है? केवल 1। अगला देखते हैं, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, चलिए मान लिया, ठीक है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है, वही संघीय व्यवस्था है। एकात्मक में क्या होता है? केंद्र अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करता है, बट शक्ति मूलतः रहती है केंद्र के पास ही।
तो संघीय में क्या है, 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं कि ग्राम सभा या स्थानीय स्तर पे भी शक्तियाँ दी जाती हैं। फिर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है, ये भी ठीक है कि विषयों का बंटवारा हो जाता है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। मतलब कि ये शक्तियाँ संविधान द्वारा ही निहित हैं, ठीक है, किसी ने बोल दिया ऐसा नहीं है। राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं, ये जो है एकात्मक शासन में होता है, ये यहाँ नहीं होता। राज्य की सरकार अपनी स्वायत्त है। तो आंसर इसका 1, 2 और 3। अगला, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। पता नहीं मैंने आपको बताया था कि नहीं, एक बार शायद बताया था कि उदारवादी क्या करते हैं कि स्वतंत्रता मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वहीं समाजवादी के लिए समानता के मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ठीक है। फिर क्या है, उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। देखिए यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि शुरुआत में उदारवाद कम क्या बोलते हैं हस्तक्षेप की बदला से फेयर या क्या बोलते हैं उसको, हस्तक्षेप की नीति की बात करता है कि राज्य की भूमिका बहुत ही सीमित होनी चाहिए। पर आधुनिक उदारवाद जो आया है, जो लोकतांत्रिक किस्म का है, वो कहता है यहाँ राज्य सरकार की भूमिकाएं होती हैं कि वो कल्याणकारी कार्य करे, जो पिछड़े या दलित दमित लोग हैं उनके विकास का कार्य करें। तो अब जो है, अब का जो उदारवाद हो गया, ये 2 और 3 वाले पॉइंट क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की ज़रूरत है। ये आधुनिक उदारवाद जो है उसके लिए दोनों पॉइंट ठीक हैं। आरंभिक तौर पे उदारवाद इतना उदार नहीं था कि वो केवल बात करता था कि हाँ कि ये इतना ठीक है, स्वतंत्रता इज ग्रेटर देन समानता। अब जो है उदारवाद में बदलाव आया है, आधुनिक उदारवाद, और कल्याणकारी राज्य की भूमिका और आर्थिक सामाजिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की। तो पहले के तौर पे देखें केवल एक, और आजकल देखें आधुनिक उदारवाद, तो 1, 2, 3 दोनों, तो कुछ भी आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ भी वही दिया है कि आधुनिक उदारवाद की विशेषता है कि इसमें केंद्र व्यक्ति है। ये बट वही है कि आधुनिक उदारवाद की बात करने लगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राज्य धर्मतांत्रिक राज्य, ठीक है। थियोक्रेसी में क्या होता है कि चर्च हो सकता है, इमाम हो सकता है, क्या कोई धर्मगुरु हो सकता है, जो डिसाइड करेगा कि राज्य का शासन कैसे चलेगा। धर्मतांत्रिक राज्य अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं, ठीक है, हाँ सही बात है। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है मगर पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। मतलब समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब समझ रहे हैं ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि राज्य की शासन प्रक्रिया में धर्म का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, मिनिमम हस्तक्षेप है, और किसी एक धर्म के प्रति राज्य का लगाव नहीं है, ठीक है, राज्य और धर्म का तो यही कह रहा है कि धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही पर्याप्त नहीं होता कि दोनों अलग अलग हों, ठीक है, कि धर्म का जो है राज्य के निर्णयों में, शासन के निर्णयों में हस्तक्षेप ना होना ही पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ ऐसा भी हो कि जो कानून बन रहे हों, सिद्धांत बन रहे हैं, जो लक्ष्य बन रहे हों, वो लक्ष्य ऐसे होने चाहिए कि वो किसी धर्म में ना लिखित हो, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि मैं चलाऊँगा संविधान के से शासन धर्म से नहीं चलाऊँगा, पर मैंने कह दिया कि कोई एक पर्टिकुलर धार्मिक लक्ष्य, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया जिहाद, अगर किसी संविधान में लिख दिया गया है तो कहने के लिए तो भाई मैं अपने राजतंत्री उससे चलाऊँगा, पर लक्ष्य तो मेरा वो है, संकीर्ण है, किसी धार्मिक व्यवस्था से निकला हुआ है, तो ऐसे सेंस में फिर वो पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। आपको आपके लक्ष्य जो होने चाहिए वो सार्वभौमिक किस्म के होने चाहिए, सब जगह स्वीकृत होने चाहिए, तभी जो है आप धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता कहलाओगे, ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। हाँ ठीक है, आप अगर समानता स्थापित करने और विशेषतः राजनीतिक समानता, तो जो भी चीज़ें समानता के मार्ग में बाधा डाल रही हैं
ठीक है। यानी कि समानता के मार्ग में क्या कि सबके लिए बराबर हों और सबके लिए समान अवसर भी होने चाहिए, सब समान हों, साथ ही साथ कि भाई आपको वहाँ पहुँचने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेज पे वो भी पर्याप्त सीढ़ी विद्यमान होनी चाहिए, ठीक है। अब भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि नहीं बल्कि कोई सामाजिक रीति रिवाजों के सामने आती है। ऐसा क्या होता है, कई बार ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तभी आप इस वजह से समानता नहीं पा रहे हो, समान अवसर नहीं मिल रहे। कई बार ऐसा होता है कि समाज जो होता है, कुछ रीति रिवाज वो डिसाइड कर देते हैं कि आपको यहीं काम करना है, ठीक है। अपने यहाँ क्या जाति के साथ ये चीज़ें बांट दी जाती है कि आपकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या होंगे। जैसे कि एक नाई समाज है, ठीक है, तो कि उनको बाल ही काटना है, या कोई और समाज है, चर्मकार समाज है, उनको चमड़े का काम करना है। हो सकता है उनके पास पैसे आ जाएं या सुविधाएं आ जाएं कि वो शिक्षा हासिल करके शिक्षा कार्य करने लगें, पर फिर भी सामाजिक जो बंधन रीति रिवाज कई जगहों पे, अब मैं कह रहा हूँ कि संविधान लागू होने के बाद से काफ़ी हद तक हमारे समाज ने, हमारे गाँवों ने बहुत ग्रो कर लिया है, विकास कर लिया है, पर फिर भी कई जगहों पे कुछ कमियाँ देखने को हमको मिल जाती हैं। तो बहुत सीमित रूप से कुछ रीति रिवाज ऐसे आ जाते हैं जो बंधन का काम करते हैं लोगों के समान अवसर प्राप्त करने में। और ऐसा ही जाति के अलावा ये महिलाओं के में भी हो जाता है कि नहीं, लड़कियों को जो है बाहर पढ़ने नहीं भेजने देना। सुविधाएं सारी हैं, पर ये है कि नहीं, लड़की जात एक जो कहा जाता है उसको बाहर भेजोगे दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो ये फेस करना पड़ता है विभिन्न जातियों को, विभिन्न लिंगों को, भले ही सुविधाएं या पैसा हो। अगला प्रश्न क्या, उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। जी नहीं, ये उदारवादियों का मानना नहीं, उनका समानता असमानता नहीं, वो स्वतंत्रता पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। ये जो है मानना है समाजवादियों का कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं साथ से जुड़ी हैं, तो सबको एक साथ समाप्त करना ज़्यादा जरूरी है। अपेक्षाकृत समान आपने कह दिया कि भाई जो प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दो फ्री छोड़ने के, ठीक है। जो असमानताएं हैं वो जड़ में विद्यमान है। हाँ, अब ऐसा नहीं है मैं कह दिया कि भाई एक आदमी लंगड़ा है और एक आदमी एकदम फिट और वो है, तो मैंने कहा आप जाओ दौड़ो, मैंने स्वतंत्रता दे दी, तो आपको क्या करना है, तो भाई तो लंगड़ा तो हमेशा ही लंगड़ा ही रह जाएगा, पीछे ही रहेगा, और जो बेचारा जो क्या बोलते हैं सक्षम है वो जीत जाएगा रेस। तो हमारे लिए ज़रूरी भी है कि सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़ा भी किया जाए। हाँ, यहाँ और यहाँ की रेस नहीं हो सकती कि कोई समाज, कोई व्यक्ति आगे है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उन दोनों का मुकाबला बराबर स्तर पर नहीं कर सकते ना। तो वही कहना है कि आप स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने पड़े। आगे देखते हैं। ये समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक विभिन्नता और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। तो ये जो है थोड़ा सा वेग कथन है। ये उदारवादियों द्वारा दिया जाता है कि ये थोड़ा सा मतलब उदारवादी कहते हैं ऐसा, ये वेग टर्म में बात करते हैं कि आपको जो है रणनीतिक हो, जो ऐसा करो, इतना इजी नहीं है, लोकतंत्र ही पूरा विकल्प नहीं हो सकता। तो यहीं ये भी आगे भी इसको बढ़ाते हुए कहते हैं कि असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि केवल ऐसे ही अन्याय और गहरी असमानताओं को सही मानते हैं। ये लोग असमानता को उतना माइंड नहीं करते सेकेंडरी चीज़ इनके लिए, वहीं समाजवादियों के लिए असमानता सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ऐसे अन्याय और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे 1 और 2 जो है आपस में किसका क्या मानना है बदल गया है, और 3 जो है हमारा सही है। तो सही कथन केवल 3 है। भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा डीपीएसपी है वो ये सारे काम अधिकार दे ही रहा है। समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व तो सरकार का होता है। हाँ, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार किस लिए चुनी ही जा रही है। जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी पूरा करने में सहायता करे। अगला, कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर बहुत रिजिड संविधान, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो समाज में बदलाव आएगा, चीज़ें बहुत बदलेंगी। हाँ, और अब जो है क्या होगा कि संविधान इरेलेवेंट हो जाएगा, समाज के सभी कोई भी उसका पालन नहीं करना चाहेगा। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें
ये सीधी सी बात है, अगर संविधान कठोर होगा तो क्या होगा कि उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होगा और फिर चीज़ें बदलेंगी, संविधान रिलेवेंट हो जाएगा। वहीं अगर संविधान में परिवर्तन करना बहुत ही आसान होगा तो जब जिसका मन करेगा वो करने लगेगा, फिर संविधान की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, फिर नॉर्मल कानून संविधान एक ही जैसा हो जाएगा, समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। जब जैसी सरकार आएगी उसमें परिवर्तन ला देगी। ठीक है, मैंने कहा समानता गहरा मूल्य का नहीं, तुरंत परिवर्तन ला के नहीं, समानता नहीं असमानता गहरा मूल्य, ये पर्टिकुलर जाति या ये पर्टिकुलर धर्म सुप्रीम होना चाहिए। फिर बाकी लोगों अल्पसंख्यकों को या जो जिनको बहुमत नहीं प्राप्त है, अल्पमत के वाले हैं, अल्पमत वाले हैं, तो उनके लिए सुरक्षा का संकट, पहचान का संकट आ जाएगा। तो ये बात ठीक है। फिर सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। हाँ ठीक है, आमतौर पर किया जाता है, कई बार निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है, वो चुनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर शब्द का प्रयोग ये है, हमेशा होता तो फिर दिक्कत आती, गलत होता। इसमें राष्ट्रपति विधायिका पर जवाबदेह नहीं होता, वो संसदीय में होता है। अगला, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का। हाँ ठीक है, समझ गया। इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, ये भी ठीक है। देश का प्रमुख यानी राष्ट्र का प्रमुख, या तो इंडिया में से राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में क्राउन है, राजा है। ठीक है, तो तीनों सही हैं। अगला, संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। ठीक है, होता है। विधायिका को विशिष्टाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। गलत है, ये होता है एक्चुअली। देखिए अपने यहाँ जैसे कि संसद एक संविधान में आर्टिकल 105 है, तो उसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, उसमें संसदीय सदस्यों को विशेषाधिकार, और फिर जो है आगे ही संसद को जो है अपनी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, खुद संचालन करने का भी अधिकार मिलता है कि भैया कैसे चलेगी हमारी शासन व्यवस्था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, संघवाद से संबंधित इन दिक्कतों पर विचार करें। यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है। हाँ ठीक है, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। चलिए ठीक है, लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। गलत बात है। न्यायपालिका की भूमिका यही है कि केंद्र राज्य के बीच में कोई टकराव आ जाए या शक्ति की सीमा तय करने की बात हो तो वो न्यायपालिका ही तय करेगी। भारत एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक है। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। ठीक है, सही है। आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है, इकाई प्रशासकीय व्यवस्था है। ये सब हम लोग आगे भी देखेंगे, पर मैं अभी समानता बता दे रहा हूँ कि इंडिया जो है ये किसी सिंपल टर्म में परिसंघीय या संघात्मक या एकात्मक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, फेडरल या यूनिटरी दोनों का मिक्सचर कहा जाता है। केसी बियर कहते हैं भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है, तो दोनों का ही मिक्सचर पाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि शक्तियों का जो झुकाव है वो थोड़ा केंद्र की तरफ है। हाँ, एकात्मक के लक्षण में ज़्यादा दिखाई दे जाते हैं कई जगह पे, कि जैसे कि आर्टिकल 2-3 में हुआ कि आपको जो है किसी राज्य का अस्तित्व, राज्य बना रहेगा कि सीमा में परिवर्तन, नए का प्रवेश, और ये सारी चीज़ें जो है केंद्र डिसाइड कर सकता है। तो अपना यहाँ क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अविनाशी राज्य नहीं, हमारा अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये एकात्मक ही बात हुई। फिर आपातकालीन प्रावधान है हमारे यहाँ 352, 356, 360, उसमें जो है केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, राज्य में राज्यपाल का पद है, उसका निर्वाचन ना होकर वो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, तो और विशेष अधिकार प्राप्त है उसको काफ़ी। तो ऐसे में क्या हो जाता है, राज्य का कुल मिला के संवैधानिक प्रमुख होता है वो लेकिन केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। तो कहीं हद तक भाई अगर आपका राज्य का प्रमुख ही जो है, संवैधानिक प्रमुख ही केंद्र का एजेंट है, तो फिर आप स्वायत्त कहाँ ही रह जाते हो, ऐसा लगता है देखने में। फिर प्रशासकीय व्यवस्था भी एक इकाई है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज IAS वगैरह का, वो राज्य में भी प्रशासन कर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि एक केंद्रीय सरकार का अस्तित्व ज़्यादा है।
तो बहरहाल आगे बाद में देखेंगे ये लोग हम लोग। कौन सी एक भारतीय संघराज पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जी हाँ है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, हाँ किया गया है, सूचियाँ हैं। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, हाँ ठीक है। मैंने पहले कहा था कि राज्यसभा क्या होता है, वो जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा देखने को मिलता है कि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में जो है सीनेट, वहाँ पे हर स्टेट चाहे बड़ा हो छोटा हो, और वहाँ की विधायिका में भले किसको क्या प्रतिनिधित्व दिया गया है, विधायिका के सेंस में वहाँ की जो लोकसभा मानी जाएगी कांग्रेस में, तो वहाँ की लोकसभा कांग्रेस कहलाती है, कि उसमें जो है क्या प्रतिनिधित्व दिया गया उससे मतलब नहीं है। आपको सीनेट में सब राज्यों को 2-2 सीटें दी गई हैं, इंडिया में लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें भी जनसंख्या का खेल खेला गया है, तो राज्यसभा इस मामले में थोड़ा सा अपनी कमज़ोर दिखाई देती है कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जो है ये दिया गया है, ठीक है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, जी नहीं, तो सहमति देने का परिणाम नहीं है, ये अमेरिका में है, ठीक। अगला देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ ये है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जी नहीं, कार्यपालिका जो है विधानमंडल से ही निकलती है। नीति को निरंतरता प्रदान करती है और यह अधिक दक्ष है, नहीं ये भी नहीं है। कार्यपालिका विधानमंडल प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, हाँ, क्योंकि उसी में से निकल रही है। ये निरंतरता वाले को अगर एक्सप्लेन करूँ तो सरकारें बहुत बदलती हैं, अस्थायी तो ज़्यादा है, तो दक्षता कम हो जाती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, गलत बात ही है। सरकार का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कभी भी जो है संसद में, लोकसभा में ऐसा हुआ कि भाई बहुमत दल वाला नेता बदल गया तो बदल दिया और चुनाव भी नहीं हुआ, ठीक है। बिना लोकसभा का चुनाव हुए भी कई बार प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, अभी इतना समझ जाइए, ठीक। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किसी एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता की क्या व्याख्या हो सकती है? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, ओके। नियंत्रण का भाव, नहीं ये भी नहीं। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का नहीं, ये स्वच्छंदता है कि आपके ऊपर अगर कुछ भी करने का, ये दोनों ही चीज़ें बीच ही जो हैं कि जो भी करना चाहो करने से वो स्वतंत्रता नहीं होती है, कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। तो वही वाली बात है कि स्वयं का पूर्णता विकसित करने का अवसर, ठीक है, आप अपना जो है सर्वांगीण विकास कर सको, यही स्वतंत्रता है, ठीक है। आपके विकास में कोई बाधाएं ना आए, पर वो पॉजिटिव सेंस में ही, किसी और के विकास को आप रोक नहीं सकते। बहरहाल भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। एकात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं हम जानते ही हैं, ठीक है। अब भारतीय संविधान में हम ट्रेस करते हैं कि ऐसी क्या कौन कौन सी हैं। एकल नागरिकता है, हाँ है। एकल संविधान है, हाँ है। एकीकृत न्यायपालिका है, हाँ, न्यायपालिका भी अपने यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, अमेरिका में है, अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, पर ये एकात्मक विशेषता नहीं है। ये विशेषता किसकी है? संघात्मक फेडरल व्यवस्था है। आपातकालीन प्रावधान है, तो 1, 2, 3, 5, 4 जो है कि वो संघात्मक विशेषता है। ये आप देख सकते हैं। संघात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं जो भारत में है? द्वैध राज्य पद्धति है, यानी केंद्र राज्य में शक्ति का बंटवारा है। लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक। संविधान की सर्वोच्चता है, हाँ। कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनी विधायिका है। वहीं सशक्त केंद्र का होना, राज्य अनश्वर नहीं है, तोड़ खत्म कर दो, अविनाशी राज्य नहीं है, विनाशी राज्य हैं। एकल संविधान है, राज्यों का अपना संविधान नहीं है। संविधान का लचीलापन भी देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, कि जब चाहे बदल दो, तो उससे राज्यों की शक्तियाँ एक बार सीमित हो जाती हैं। आपातकालीन प्रावधान का होना, जिसमें केंद्र अधिक ताकतवर हो जाता है। एकल नागरिकता, राज्य विशेष की कोई नागरिकता नहीं होती। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका में भी शक्तियों को बंटवारा नहीं है, ठीक है, अंदर है। भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ये संसदीय का कोई लक्षण नहीं, क्योंकि अमेरिका में भी होता ही है। संसद संविधान संशोधन कर सकती है, ये भी कोई लक्षण नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी कोई लक्षण नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण हो रहा है, कार्यपालिका का जो निर्माण हो रहा है, वो लोकसभा से हो रहा है, तभी वो उत्तरदायी है। और ये किसकी बात है? संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत
संस्थागत रूप से निहित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो 1 2 सही है, तीसरा गलत है। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करता है। ठीक है, मतलब अगर आप कंपैरेटिव सेंस में देखो, अध्यक्षीय प्रणाली जो है ज़्यादा स्थिर सरकार प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तुलना कर रहे हैं। वहाँ पे चूँकि डिपेंडेंसी नहीं है तो वहाँ पे क्या सत्ता का खींचतान कम चलती है। लोकसभा के प्रति वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर कार्यपालिका को बना रहना है तो लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है, तो वहाँ खींचतान कम चलता है, तो सरकार स्थिर ज़्यादा होती है अध्यक्षीय में। तो अपेक्षाकृत या अस्थिर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों सदस्य होते हैं। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी, मतलब अच्छा भारत की बात हो रही है ना संसदीय प्रणाली में। हाँ, कि जो मंत्री होंगे वो विधायिका में से ही चुने जाएंगे, तो दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, सही है ये। में सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। जी नहीं, वही कि मैं कह रहा था कि सरकार जहाँ स्थिर होगी वहाँ निरंतरता बनाए रखना आसान होता है। ये अध्यक्षात्मक में ज़्यादा है। तो 1 और 3 ये अध्यक्षात्मक के गुण हैं, 2 जो है संसदीय के गुण हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से सही नहीं है? तो 1 और 3 ये भारत के संदर्भ में सही नहीं है, ये अध्यक्षात्मक यानी अमेरिका के संबंध में सही है। निम्नलिखित में कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? बहुमत दल का शासन होता है। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका का मतलब अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। ऊपर अस्थायी कार्यपालिका में कौन? मंत्रिपरिषद। अस्थायी में कौन? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, IAS वगैरह, IAS IPS वगैरह। यहाँ पे जो है नेता वगैरह ऊपर अस्थायी हैं ये। सामूहिक उत्तरदायित्व जी हाँ होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिलता है कि लोकसभा के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। शक्तियों का पृथक्करण नहीं, ये पूर्णता नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि वहीं अभी मैंने बताया कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो शक्तियों का पृथक्करण नहीं है पूर्णता। तो 1 2 3 सही है, बाकी नहीं। ठीक है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है तथा प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र बड़ा वो स्वायत्त आप कह सकते हो। स्वतंत्र मतलब कि एकदम फ्री होना, एकदम फ्री नहीं है। ठीक है, स्वायत्त है, तो ये स्वतंत्र शब्द गलत है। इस प्रकार के लोगों की दोहरी पहचानें एवं निष्ठाएं होती हैं। हाँ, संघवाद में होता है सामान्यतः। केंद्र और राज्यों के मध्य इस टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संघीय और एकात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकात्मक सरकार में एक लिखित संविधान होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है पर होना चाहिए नहीं। संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है। हाँ बिल्कुल होता है, वहीं शक्तियों का बंटवारा विभाजन तय करता है। एकात्मक सरकार में संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। जी हाँ, ये तो ऑप्शन रहेगा ही। तो कौन से सही हैं? 2 और 3। यदि किसी देश को गणराज्य कहा जाता है तो उसका क्या आशय है? अब गणराज्य के बारे में जान लीजिए क्या होता है। जैसे कि भारत को गणराज्य कहते हैं, इंग्लैंड को नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वहाँ का राष्ट्र प्रमुख राजा जो है निर्वाचित नहीं होता। अपने यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कौन कौन करता है? विधान सभाओं के प्रत्येक राज्य के सदस्य करते हैं, राज्यसभा मेंबर्स और लोकसभा मेंबर्स करते हैं। तो चुने हुए सदस्य, निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना जो है ये भारत की पहचान है। भारत गणराज्य है, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है ये। राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, ये भी है भारत में, क्योंकि सोर्स कौन है? जनता ही चुन के भेज रही है सबको। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है कि जिसको स्पेशल अधिकार प्राप्त है, सब बराबर है। तो ये तीनों अपनी पहचान है, भारत में भी है। इसका मतलब क्या होता है? सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होंगे। मतलब अगर आप आम आदमी हो, कुछ भी कोई भी हो, अगर आप उतनी मेहनत करोगे और उतना समर्थन हासिल कर लोगे तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है वो सुरक्षित। भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहली बात, केंद्रीकरण प्रवृत्ति में कनाडाई संघ के मॉडल समान है। या फैक्ट के रूप में जान लीजिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्या है क्या नहीं। तो ये कनाडा के समान है, ठीक है, अमेरिका के समान नहीं है। या केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए
एक ऊपरी सदन का प्रावधान करती है। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा होना जरूरी है, तो ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कनाडाई मॉडल प्रस्तावित है जो एक अत्यंत सशक्त केंद्र की स्थापना करता है। तो कनाडा में क्या होता है कि केंद्र ज़्यादा सशक्त है, ठीक है। तो यही चीज़ भारत में भी है। संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? दोहरी शासन व्यवस्था, ओके, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, ओके, हाँ, शक्तियों का एकल नागरिकता, ओके, और शक्तियों का विभाजन, ठीक है। देखिए जो सवाल है उसके हिसाब से तो 1, 2, 3 सही हैं, सॉरी 1, 2 और 4 सही हैं, पर मेरे ख्याल से जो आंसर दिया गया है वो सी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सम्मिलित नहीं है होगा वो कहीं स्कैन करने में दब गया है शब्द, ठीक है। तो 1, 2, 4 विशेषताएं संघात्मक शासन की, और 3 जो है जरूरी रूप से संघात्मक व्यवस्था नहीं है, एकात्मक शासन की विशेषता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता संघात्मक सरकार की विशेषता है, एकल नागरिकता नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण है? लेखित संविधान का होना, जी हाँ बिल्कुल है। एकीकृत न्यायपालिका, जी नहीं, एकीकृत है तो कहाँ संघात्मक लक्षण? निसंदेह व्यवस्था, जी हाँ बिल्कुल। अखिल भारतीय सेवाएं, जी नहीं। आपात उपबंध, नहीं। तो समझ लीजिए कि 2, 4, 5 नहीं है, 1, 3 है, तो सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका कोई भी कार्य सौंप सकती है, ठीक है। ये आगे आप पढ़ेंगे, 256, 57 टाइप से आर्टिकल हैं। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका कोई भी कार्य सौंप सकता है, ठीक है। ये आप संविधान जब पढ़ेंगे आगे तो प्राधानिक संबंधों में केंद्र राज्य के, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ये अभी आप जान लीजिए बस। निम्नलिखित में कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या होता है? बहुमत दल का शासन होता है, हाँ भाई होता है। दोहरी कार्यपालिका होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। शक्ति पृथक्करण नहीं, ये स्पेशली ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है हमें? अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगला, कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं? संघवाद की विशेषता को क्या क्या? एकीकृत न्यायपालिका, नहीं। कठोर संविधान, हाँ। एकल नागरिकता, नहीं। आपातकाल प्रावधान, नहीं। देशविरोधी व्यवस्था, हाँ। ठीक, ये अभी आप वो देखेंगे विशेषताएं, फिर उसके बाद ठीक करिएगा आराम से, क्या सही है क्या नहीं, समझ में आएगा। कौन सी कथन भारतीय पर संघीय व्यवस्था के संदर्भ में सही है? राज्यसभा में सभी राज्यों प्रतिनिधित्व समान है, जी नहीं। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, जी हाँ। आप बदल सकते हैं, एक उसकी राय मानी जाती है, लेकिन उसको राय को मानना जरूरी नहीं। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो 2 और 3 सही हैं, बी। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? ठीक है, आपस में सहमति हुई अब आपको तो भाई जब जनता ने मान लिया तो आपकी राजनीति सत्ता वैध हो गई। तर्क संगत प्रज्ञा, ठीक है, कि आपने भैया एक लॉजिक लगाया कि हाँ ये बंदा सही है और दिमाग से या उससे, तो हाँ ठीक है, राजनीतिक वैधता मिल जाती है, लॉजिकल है ये। शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का मतलब महत्वाकांक्षा। अब तो कोई भी हो सकता है, मैं महत्वाकांक्षी हूँ तो इससे मेरे शासन को वैधता थोड़ा ना मिल जाती है, तो सी इसका गलत है। फिर सार्वजनिक कारण का कुछ भी हो सकता है कि सब चाह रहे हैं शासक बनाना, फिर बनो, वैधता है। फिर भारतीय संविधान संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, हाँ, मूल अधिकारों में ही दिया गया है। संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर में सरकारों का होना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक संघीय प्रणाली का विलक्षण नहीं है, की पॉइंट है। सरकार के दो स्पष्ट स्तर होते हैं, हाँ होते हैं। प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियों और शक्तियाँ एक लिखित संविधान में स्पष्टता निर्धारित यहाँ हैं। सरकार के विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच कोई पृथक्करण नहीं है, अरे है ना, ये जो है पृथक्करण ना होना, इसका संघात्मक से कोई संबंध नहीं है ना, ये तो संसदीय वर्सेस अध्यक्षीय का है।
संघीय वर्ष एकात्मक का नहीं है। तो ये जो है आपको हमको जो है संसदीय शासन प्रणाली बनाता है, इसे संघीय प्रणाली से संबंध नहीं है, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय को अनुबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामलों के मध्यस्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, केंद्र राज्य में कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा, मूल अधिकारिता में आता है उसकी आर्टिकल 131। बहरहाल तो ये ABD जो है ये आपकी संघीय प्रणाली के लक्षण है, और C जो है वो संसदीय प्रणाली के लक्षण है, ठीक है। आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है? तो JP जयप्रकाश नारायण जी, ये जो है दल रहित लोकतंत्र की बात करते थे, ठीक है। इन्होंने एक संपूर्ण क्रांति की बात भी की थी, बड़े नेता थे बिहार के और भारत के भी इवन। अगला सवाल, भारतीय संघ के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ अमेरिका की अपेक्षा कनाडाई फेडरेशन की भांति अधिक है, बिल्कुल सही है। और शीर्ष शक्तियाँ संघ में नहीं थे, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संघ के राज्यों पर पृथक होने का संवैधानिक अधिकार जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये परिसंघात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है, पर भारत में तो बिल्कुल नहीं है, ये अविनाशी संघ है। तो 1-2 सही है, तीसरा गलत है। अगला क्या है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार गठन होता है, हाँ होता है। वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अगर देखिए तानाशाही या कुछ चल रहा है तो रिग्ड कर देंगे इलेक्शन वो लोग, हाँ बार बार वहीं लोग चुने जाएंगे। पर लोकतंत्र का मतलब ये है कि दूसरों को भी कुल मिला के चयनित होने का या चुने जाने का अधिक उतना ही स्वतंत्र अधिकार होता है जितना बाकियों को है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक मत का एक ही मूल्य होता है, हाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति एक मोल बताई था मैंने, एक वोट। राजनीतिक सैद्धांतिकी के संदर्भ में लिखित कथनों विचार कीजिए। संविधान को आकार देने वाले सिद्धांतों में विचार संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अधिकारों को स्पष्ट करती है। विधि के शासन शक्ति, पार्थक्य तथा न्याय पुनर्विलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। तो पॉलिटिकल सिद्धांत आप पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगी। क्या ही है ये। विधि और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कितनों विचार कीजिए, ठीक है। भारत में विधि का प्रमुख स्रोत, ठीक है, कहाँ से कानून बनते, संविधान है, कुछ संविधियाँ हैं, प्रचलित कानून और निर्णय विधि है, ठीक है। निर्णय विधि का मतलब है कि कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया वो भी कानून बन जाता है एक तरीके से, उसके कानून का बल होता है। फिर प्रचलित कानून जो हैं, कुछ संविधियाँ हैं, कानून जो बनाए गए हैं, संविधान में जो लिखा है वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में स्थानीय परिपाटियाँ और परंपराएँ जो संवैधानिक नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं है और मान्यता प्राप्त हैं, तो कुछ क्षेत्र न्याय करते समय न्यायालयों द्वारा ध्यान दिया जाता है। तो हाँ, अगर ऐसी कोई रीति है, मान लीजिए किसी धर्म की, संप्रदाय, किसी जगह के स्थान विशेष की, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो संवैधानिक हो उसमें, ठीक है। अब ऐसा कह दे कि भाई हमारे यहाँ रीति है जो है सती प्रथा की, तो आप भाई असंवैधानिक है वो मान्य थोड़ी ना होंगे, या बाल विवाह थोड़ी ना मान्य हो। पर ऐसी कोई हल्की फुल्की रीति की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे खासकर सिविल कानूनों में, हाँ, तो वो मान्य हो जाती हैं विवाह वगैरह के बारे में। उत्तराधिकार में उत्तराधिकार में बशर्ते ऐसा ना हो कि आप जो है कह दो कि हमारे यहाँ महिलाओं को नहीं दिए जाते राइट्स संपत्ति में, तो ये नहीं मान्य है, खासकर हिंदू धर्म में तो नहीं है। यदि भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना हो तो कौन से उपाय इसमें सहायक हो सकते हैं? टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण को अपनाएं। टॉप टू बॉटम का मतलब कि ऊपर से बनना, नीचे लोगों को फॉलो करो। तो भाई ये तो प्रतिस्पर्धी संघवाद नहीं है। बॉटम टू टॉप अप्रोच जो होता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो होती है, वो फ़ायदेमंद है, तो ये गलत है। राज्यों को कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाना, ठीक है, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो प्रतिस्पर्धी संघवाद बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धी संघवाद का अर्थ क्या होता है पहले जान लो। प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब कि संघ है, संघ मतलब कि केंद्र राज्य लगभग पैरेलल लेवल पे हैं सब, हाँ, कोई बड़ा छोटा नहीं है इतना। तो प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये नहीं कि एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, सब आपस में बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये है प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद भी होता है कि आपस में सहयोग कर रहे हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। तो ये बात है। राज्यों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए समिट आयोजित करना, हाँ भाई देखिए कि विदेश से पैसा आ रहा है, सब गुजरात ने कहा हम अपनी तरफ करेंगे, यूपी ने कहा हम ना करेंगे, बिहार ने कहा हम ना करेंगे, सब प्रदेश अपनी तरफ से समिट कर रहे हैं, हमारे स्टेट में पैसा लगाओ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 ओके,
1 नॉट ओके। भारतीय राज्य व्यवस्था गैर संघीय प्रवृत्ति के लिए कौन सा विकल्प उत्तरदायी नहीं है? ये सब गैर संघीय प्रवृत्ति नहीं है। भारतीय संघ में कुछ शक्तियाँ निहित है जो केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाती हैं, ठीक है। एकल संविधान, एकल नागरिकता, संघ की अविनाशिता, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल का पद और उसके विवेकाधिकार आदि, ये सारे क्या बनाते हैं? केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली, ठीक है, समझ गया। संविधान के व्यवहारिक क्रियान्वयन जिसके तहत राज्य संसाधनों के लिए संघ पर निर्भर है, ठीक है, ये भी जो है एक ही कृत बनाती हैं कि आपको संसाधन क्या होता है, कर का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को किया जाता है कई बार संसाधनों का, वित्त आयोग बनता है इसके लिए। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। हाँ, जो भी विषय तीनों सूचियों में नहीं है उसकी शक्ति कौन बना रहा है? केंद्र बना रहा है यानी संसद बना रही है, तो ये भी एकल बता रहा है। गठबंधन की राजनीति के उद्भव से राज्यों को केंद्र की ओर आकर्षित होना ताकि वे केंद्रीय राजनीति से जुड़ सकें और इससे केंद्र मजबूत हुआ है? जी नहीं। एक्चुअली क्या हुआ है, गठबंधन की राजनीति का मतलब क्या होता है कि जैसे दो दल हैं, किसी को लेकिन स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, कई छोटे छोटे स्थानीय दल हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 100 बहुमत है, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, 100 बहुमत है, ठीक है। ये दो बड़ी पार्टियां हैं, एक को 40 मिला, एक को 30 मिला, 35 मिला, ठीक है। और बाकी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ एमपी की पार्टियां हैं, कुछ यूपी की पार्टियां, मान लीजिए एसपी बीएसपी वगैरह हैं, कुछ बिहार की हैं आरजेडी जेडीयू टाइप पार्टियां, कोई पंजाब की हो सकती है, हाँ, महाराष्ट्र में मनसे वगैरह मान लीजिए कोई है, और पंजाब में कोई अकाली दल टाइप की है, आप आम आदमी पार्टी हुई। तो ऐसे क्या होता है, कई छोटी छोटी पार्टियों में एक एक दो दो सीटें हैं। अब इनको क्या, इनको अपना 51 का आंकड़ा छूना है, इनको भी 51 आंकड़ा छूना है। इन्होंने कुछ राज्यों की पार्टियों से विमर्श किया कि आओ तुम लोग मेरे साथ मिलो, मुझे 51 छुआ दो। तो इनको कितनी 11 सीटें चाहिए, तो 11 लोगों को कम से कम चाहिए इनको 11 सीटों वाले, और इन्हें क्या 16 चाहिए। इन्होंने भी कहा कि यार हम ये इनसे गठजोड़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब आप राज्यों से बात करेंगे, राज्यों की पार्टियों से, स्थानीय पार्टियों से, तो वो आपके सपोर्ट में क्यों आएंगी? वो तब आएंगी जब उनको भी कुछ लाभ दिखेगा, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसा है, हमारे राज्य को ये शक्तियाँ दो, तभी आएंगे। हमारे राज्य के लिए विशेष व्यवस्था करो, तभी आएंगे। अभी क्या बिहार में वर्तमान केंद्र सरकार को क्या चाहिए था? बहुमत के लिए बिहार सरकार की ज़रूरत पड़ी जेडीयू की, तो बिहार के लिए विशेष अनुदान पास किया गया केंद्र सरकार द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट बनाए रखना है। तो इससे क्या हो जाता है केंद्र मजबूत नहीं होता, राज्य मजबूत होते हैं। हाँ, तो गठबंधन की राजनीति से राज्य मजबूत होते हैं। तो भारतीय संविधान में तो कौन सा संघात्मक लक्षण विद्यमान है? संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। हाँ, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्रता, ठीक है, तीनों सही है, तीनों संघात्मक लक्षण है। संविधान में प्रसंग शब्द का प्रयोग नहीं है। हाँ, नहीं, प्रसंग शब्द का प्रयोग नहीं है। यूनियन शब्द का प्रयोग है। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। देश के विशाल आकार और सामाजिक संस्कृति विविधता के कारण भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया। हाँ, ठीक है भाई, इतना बड़ा देश है, अलग अलग विशेषता पाई जाती है, तो सीधी सी बात है कि सबको कुछ शक्तियाँ राज्यों को भी दी जाए ताकि स्थानीय विशेषताओं के आधार पे वो कानून बना सकें। संविधान का लचीलापन संविधान की संघीय व्यवस्था है, विशेषता है, ठीक है। तो नहीं, लचीलापन का मतलब है कि इसमें जब चाहे आप बदलाव कर दे रहे हो, ठीक है। तो केंद्र जब चाह रहा है बदलाव कर दे रहा है, और ये सूटेबल नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि राज्यों की शक्तियों के साथ आप कभी भी समझौता कर सकते हो। तो संविधान का कठोर होना जो है, ये जो है संघीय व्यवस्था होती है। अगर बहुत लचीला है, इसमें जब चाहे राज्य, अगर मान लो बहुमत में आ गया कोई और राज्यों की शक्ति छीन लिया, सर्वे बनने लगा, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए लचीलापन जो है एक आत्मशासन व्यवस्था होती है, ना कि संघीय व्यवस्था विशेषता है। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नहीं, उल्टा है इसका, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो केवल दो। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। गणतांत्रिक व्यवस्था, ओके। संसदीय संप्रभुता, ठीक है। मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री सदन का सदस्य होना चाहिए,
भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए, भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय संप्रभुता है, नहीं है। अपने यहाँ संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय माना जाता है, और बेसिकली जो है अपने यहाँ संवैधानिक संप्रभुता या सर्वोच्चता है, तो ये नहीं है अपने यहाँ, ये इंग्लैंड में है। मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व, ये भी भारत में नहीं है। अगर कोई कानून बनता है तो आप सही गलत जो भी हो, आप मंत्रियों पर दोषारोपण नहीं कर सकते भारत में, ठीक है। प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। मनमोहन सिंह जी ही उच्च सदन के यानी राज्यसभा के सदस्य थे, किसी भी सदन के हों, पर जरूरी नहीं किसके स्पेसिफिक। तो 2, 3, 4 सही नहीं है। अगला, जनता द्वारा संसद के चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त समूह सरकार बनाता है, ठीक है। संसद सरकार को नियंत्रित करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है दोनों। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। जरूरी नहीं है यार, आपने संविधान बना दिया, हाँ, और चुनाव हो ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, बाकी सारी लोकतंत्र की जो सारी विशेषताएँ होती हैं वो भी पालन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, नियमित चुनाव हो रहे हैं, हाँ, स्वतंत्र हो रहे हैं, निष्पक्ष हो रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल है, जो सारी विशेषताएं लोकतंत्र में पढ़ी थी वो हैं। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, हाँ करता है। लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, हाँ। व्यक्ति की गरिमा, हाँ। विधि के समक्ष समानता, हाँ। बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है, ये कायदे से तो होता है, पर जो है हमेशा किसी एक का बहुमत रहेगा नहीं। और कई बार बहुसंख्यक में 2-3 प्रत्याशी खड़े हो गए, एक ही आपने मान लो आप किसी एक धर्म को वो कर रहे हो, ठीक है, अगर उसी धर्म के कई लोग खड़े हो गए तो कई बार अल्पसंख्यक भी जो है बहुमत में आ जाएगा, तो ये दिस इज़ नॉट, ये कोई मूल्यांकन करने के लिए सही इकाई नहीं है। और इसके अलावा संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ नैतिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं। हाँ, आप चाहे सरकार उसका जो है दमन नहीं कर सकती, संविधान का, मूल अधिकारों का और बाकी चीज़ों का, नीति निषेध तत्वों का, तो मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। ब्लंट हो गया आप बोल सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। सही है, हाँ, नियंत्रित तो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके जवाबदेह होते हैं। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था को अस्वीकार किया, गलत है, स्वीकार किया गया है। तो असत्य कौन है? केवल 2। राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? यह कार्यकाल की अवधि के मामले में संवैधानिक रूप से विधायिका स्वतंत्र है, सही है, ठीक है, निश्चित कार्यकाल है। ये इसे नियत कार्यकारी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, सही है, दोनों सही हैं। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों होता है, हाँ, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। किचन कैबिनेट की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है, ठीक है, हाँ, कि जो कैबिनेट होती है, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा था कि भारत में समकक्षों में प्रथम है प्रधानमंत्री, ठीक है, तो आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ क्या है, अधीनस्थों में प्रथम है राष्ट्रपति, तो वो अपना सलाह मात्र देगा। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। शक्तियों के पृथक्करण का आधार अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है, हाँ, तो सही है, सिद्धांत ही मॉन्टेस्क्यू वाला कि तीनों अपने अपने रूप में स्वतंत्र हैं, सब सही है। सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कार्यपालिका अपने नीतियों और अधिनियमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, संसदीय मॉडल को, कैबिनेट प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड का टर्म है, शायद वो क्षेत्र ऐसा वेस्टमिंस्टर एरिया में संसद स्थित है, ऐसा कुछ है। रूस, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में इस प्रकार सरकार नहीं, अध्यक्षीय प्रणाली है वहाँ पर। 1, 2 सही है, 3 गलत है। संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, राज्यसभा का होना ये
एकात्मक नहीं संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, इसका मतलब राज्य भी कहीं स्टैंड करते हैं, उनके पास शक्ति है। तो ये जो है संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। संघ सूची में राज्य सूची से अधिक विषय होते हैं। हाँ, ये कह दो कि भाई इनके पास ज़्यादा शक्ति हैं, तो ये एकात्मक हो रहा है, ठीक है। संविधान का अधिकांश हिस्सा संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से। ये भी कह सकते हो कि यार एकात्मक चीज़ है कि अगर संविधान में केंद्रीय संसद यानी केंद्रीय संशोधन कर ले रहा है ज़्यादातर हिस्से में, ठीक है, और राज्यों की परमिशन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि एकात्मक की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा है। तो 2 और 3 जो है एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं कुछ हद तक। कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था संबंधित नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व है, प्रधानमंत्री नेतृत्व है, एकल कार्यपालिका नहीं, अपने यहाँ क्या है अस्थायी अस्थायी दुहेरी कार्यपालिका है संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। अब संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था में लिखित अंतर पर विचार कीजिए। संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में लिखित या लिखित संविधान होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या ऑप्शन दिया है अगर आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं। संघीय व्यवस्था में अनम्य संविधान होता है, जबकि एकात्मक में अनम्य अथवा नम्य, ये भी ठीक है। अनम्य मतलब रिजिड कठोर संविधान होता है, एकात्मक में कठोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनके पास ऑप्शन होता है एकात्मक वाले में ज़्यादातर, ये ध्यान रखिएगा। संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती, जबकि एकात्मक में एक सदनी होती, नहीं यहाँ भी ऑप्शन एक सदनी या द्विसदनी दोनों हो सकते, जैसे इंग्लैंड में, तो ये गलत है। संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती है, ये गलत है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऑप्शन है। तो 1 2 सही है, 3 4 गलत है, ठीक है। ये रहा इतना, बाकी आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।